और देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार अब थोड़ा और बढ़ गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर अभी ब्रेक जारी रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से इलेक्शन डेट जारी न करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अभी अगली सुनवाई तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये रोक 20 दिसंबर तक लगाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का जवाब जानने के बाद ही अब हाईकोर्ट आगे फैसला सुनाएगा। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरक्षण रोस्टर में ओबीसी रिजर्वेशन को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया था। लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी घमासान भी तेज हो गया है। आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे। एक तरफ जहां निकाय चुनाव कानूनी दांवपेच में फंस गया है, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वही राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि अब हाईकोर्ट सरकार का पक्ष जानने के बाद ही फैसला देगा। इधर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट जीतने के बाद खुश दिखाई दे रहे रालोद सपा गठबंधन में टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर रालोद बड़ा दावा करने की तैयारी में है। जिसके बाद सभा खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मेरठ के एसडीएम गार्डन में रालोद नेताओं की गोपनीय बैठक के बाद मेरठ के 16 निकायों में से 8 सीटों पर मजबूत दावा ठोक दिया गया है, जिसने सपा नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल जिले में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत हैं। इन 16 निकायों में से 8 निकायों पर रालोद का मजबूत दावा है। मेयर, 6 नगर पंचायत और मवाना नगर पालिका पर रालोद ने दावा ठोका है। मेयर सीट पर भी रालोद के दावे से सपा खेमे में बेचैनी है। साथ ही चंद्रशेखर के लिए रालोद बहसूमा नगर पंचायत पर दावा कर रही है। इस नए समीकरण से सपा के पास 16 में से 7 निकाय ही बचे हैं। समाजवादी पार्टी हमारे साथी है और हमने उनको विधानसभा लड़ने का, जिस तरह से हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर मौका दिया, हमारे यहाँ मेरठ की इच्छा है कि ये जो महापौर का पद है वो हमें मिले और हमें मिलेगा तो हम उसको जीतने का काम करें। बैठक के बाद रालोद पदाधिकारियों ने जयंत चौधरी को रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन मेरठ की मेयर सीट पर विधायक अतुल प्रधान और रफीक अंसारी सपा के टिकट पर अपनी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मेयर सीट पर गठबंधन में दावा दोनों तरफ से है। ऐसे में फैसला जयंत और अखिलेश को करना होगा। देखिए, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही कमर कस ली है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल अब एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की संभावना को तलाश रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पार्टी के संस्थापक ने दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। नए दफ्तर पर नेताओं की मौजूदगी भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे की सियासी पहल मानी जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव निकल रहे हैं, यहाँ पे समर्थकों का भारी हुजूम है। वो खुद केसीआर की गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के अखिलेश यादव अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के एक साथ आने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल 2024 के चुनाव से पहले एक साथ आएंगे। इसके लिए ममता, नीतीश और केसीआर पहल कर रहे हैं। केसीआर और अखिलेश की मुलाकात उसी सियासी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। चुनाव आयोग से भी नाम को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद दिल्ली में इस दफ्तर का उद्घाटन हुआ। इधर निकाय चुनाव को लेकर सभी दल पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के पहले सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है और इन सबके बीच सुभाषपा ने इस बार अकेले अखाड़े में उतरने का मन बना लिया। निकाय चुनाव के अखाड़े में हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। सुभाषपा ने एकला चलो की नीति बनाई है। सुभाषपा इस बार अपने दम पर सियासत को साधेगी। ओपी राजभर ने निकाय चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जीत का दावा भी ठोक दिया है। जो ऐलान हो जाता है तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ओपी राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तब किया जब उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस सवाल पर राजभर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो उनसे दूर नहीं हुए, मतलब उन्हें भरोसा है कि अलग हुए लोग फिर से एकजुट होंगे। हमसे कोई दूर नहीं है, हमसे कोई दूर नहीं है। परिवार के लोग हैं। परिवार में जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो दूर चला जाता है और फिर जा करके फिर धीरे धीरे लौट के आता है। जाहिर है उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत चरम पर है। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक अब 20 दिसंबर के बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकती है।
और उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी अब लगातार सियासी रंग भी लेती जा रही है। प्रदेश में कई जगहों पर व्यापारियों के आंदोलन के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। छापेमारी के विरोध में बाजारों से लेकर सियासी गलियारों तक पारा आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यशैली का ही परिणाम है कि पहले से ही नए जीएसटी राज के जंजाल से पीड़ित व्यापारी वर्ग अब यूपी में भी जीएसटी सर्वे छापेमारी से तंग होकर आंदोलन को मजबूर है, किंतु सरकार निश्चिंत है, उसका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। क्या ऐसी सोच उचित, जनहितैषी? दरअसल यूपी में कई दिनों से चल रही जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारी वर्ग भी नाराज है, जिसको देखते हुए मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। बसपा और सपा के अलावा कांग्रेस ने भी जीएसटी टीम के एक्शन को सियासी रंग देने की कोशिश की है। जीएसटी जिसके बारे में राहुल जी ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म, आज वो साबित हो रहा है कि गब्बर आ गया। और उत्तराखंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता के आगाज के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून पुलिस लाइन में तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल कोटे की घोषणा की है। साथ ही जल्द से जल्द कोटे को लागू करने की बात कही है। खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जाएगा और आने वाली भर्तियों में जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने न सिर्फ खेल की खूबियों को गिनाया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। दरअसल उत्तराखंड में 11वां ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर की 26 टीमों के 395 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर सीएम धामी खुद तीरंदाजी करते नजर आए और खेल कोटे की घोषणा से खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसका हम भर्ती कर सकें, अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट भी सीमा की टोह ले रहे हैं और भारतीय सैनिक 24 घंटे बॉर्डर पर चौकसी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये घटना हुई कि चाइना की आर्मी ने घुसपैठ की एक कोशिश की, जिसको भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया। उसके बाद यहाँ भी आईटीबीपी के जवान यानी हिमवीर उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली से एक मैसेज है 2 दिन से कि वो पूरी चौकसी के साथ अपनी सरहद की निगरानी रखेंगे, पूरी निगहबानी में सारी गतिविधियां होंगी। लेकिन उत्तराखंड में लगभग 345 किलोमीटर की सीमा चीन तिब्बत से मिलती है। एलएसी में तवांग में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड की सरहदों पर भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि पहले भी चीन बाड़ा होती एलएसी क्षेत्र में 63 बार घुसपैठ कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। सूत्रों की माने तो बीते कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसा हुआ जब वायुसेना को एलएसी के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना ने इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। और यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार की मुहिम रंग ला रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए विदेश में सीएम योगी की टीम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार निवेशक यूपी में निवेश के लिए अपनी सहमति जता रहे हैं। लाखों करोड़ों के निवेश के बाद अब हाल ही में अबू धाबी में 10,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। लुलु एलाना ग्रुप समेत कई कंपनियों ने एमओयू किया। मेडिकल फैसिलिटेशन के क्षेत्र में यूएई निवेश करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी यूपी में निवेश को तैयार हैं। दक्षिण कोरिया, ब्राजील के निवेशक भी यूपी आने को तैयार हैं। बेल्जियम से यूपी की मजबूत व्यापारिक भागीदारी संभव है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा अमेरिका। यूरोप के 6 देशों पर यूपी सरकार का खास फोकस है। दरअसल सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को अलग अलग देशों में निवेश के लिए भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम मंत्री अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और अब खुद सीएम योगी भी जल्द निवेश के लिए कई देशों के दौरे पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होना है, जिसमें यूपी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा अब और कड़ा होता जा रहा है। कई सवालों का सच जानने के लिए ईडी ने मुख्तार को कस्टडी में ले लिया है।
प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट से मुख्तार की रिमांड मिलने के बाद अब ईडी एक्शन मोड में है। 10 दिन की रिमांड के दौरान ईडी अब मुख्तार से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़े तमाम सवाल जवाब करेगी। साथ ही मुख्तार के परिजनों से हुई पूछताछ के आधार पर जवाबों को वेरीफाई किया जाएगा। दरअसल बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की अर्जी पर 10 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। नवंबर 2021 में भी जेल में मुख्तार के बयान दर्ज हुए थे। मुख्तार के परिवार में कई सदस्यों से भी पूछताछ हुई। बेटा अब्बास सालासर रजा जेल में है। और ये जो है वो पुलिस की टीम जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लेकर मुख्तार अंसारी को आगे की तरफ जा रही है। अब मुख्तार से ईडी की टीम 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक पूछताछ कर सकेगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी की कुछ शर्तों के साथ कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्तार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। टॉर्चर न करने वकील से मिलने की छूट रहेगी। वकीलों को रोजाना आधे घंटे मिलने की मोहलत होगी। वकील सिर्फ कानूनी राय के लिए ही मिल सकेंगे। ईडी के काम में दखल नहीं कर सकेंगे वकील। इन्हीं शर्तों के साथ ईडी की टीम अपने दफ्तर में मुख्तार से पूछताछ करेगी। खबर है कि मुख्तार को ईडी की टीम जांच के लिए मऊ और गाजीपुर भी ले जा सकती है। जनवरी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है और उससे पहले अजय राय ने अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। 2 दिन पहले उस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकली भारत जोड़ो यात्रा अमेठी पहुंची। गौरीगंज स्थित केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय से अजय राय की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये यात्रा सुल्तानपुर, भदोही, चंदौली होते हुए वाराणसी में खत्म होगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अजय राय ने इस यात्रा का मकसद समझाया। यही इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि आज ये जो चीजें हमारे देश स्तर पर राहुल जी ने निकाला, उस यात्रा को ताकत देने के लिए हम लोगों ने आज ये यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं। उसको उनको बल मिले, ताकत मिले और ये यात्रा का पूरा जो लोग इसमें हो चल रहे हैं, इनको पूरा आगे जनवरी में उसमें सब लोग शामिल होंगे। इधर बागपत में भी बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ कांग्रेसी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और सरकार विरोधी नारे लगाए। दरअसल एक तरफ राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा निकालकर राहुल गांधी और पार्टी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से। निश्चित तौर से आप सब लोगों का स्नेह प्यार उनको मिला है, आप सब लोग लड़ाएंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।